हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। आज हम पढ़ेंगे मेटलर्जी से एक नया टॉपिक। ठीक है, इससे पहले हमने कैल्सिनेशन और रोस्टिंग के बारे में पढ़ लिया था। जो आज का अपना टॉपिक है वो उससे आगे है, जो कि अपने पास मान लिया हमने कैल्सिनेशन करने के बाद, रोस्टिंग करने के बाद भी अपने पास कुछ एक इम्प्योरिटीज़ बच जाती हैं। ठीक है, हमने कैल्सिनेशन में, रोस्टिंग में क्या पढ़ा था कि जैसे अपने पास रोस्टिंग थी। ठीक है, रोस्टिंग में अपने पास क्या था कि हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में काम करवाते हैं और ऑक्साइड में कन्वर्ट कर लेते हैं। ऑक्साइड में कन्वर्ट करने से क्या होता था, हम मेटल को निकालना थोड़ा आसान हो जाता था। तो रोस्टिंग अपने पास थी और कैल्सिनेशन था। इसी प्रकार से कैल्सिनेशन में क्या था, हम एब्सेंस में काम करवाते थे। तो ये सब कुछ चीज़ें थी अपने पास। अब अगर हम बात करते हैं, मान लिया मैं एक चीज़ कहूँ कि कैल्सिनेशन करवाने के बाद भी, रोस्टिंग करवाने के बाद भी ऑक्साइड में हमने कन्वर्ट तो कर लिया, परंतु फिर भी कुछ ना कुछ इम्प्योरिटी रह जाए तो उनको भी क्या करना होता है, सेपरेट करना होता है। जैसा कि हमने पढ़ा था कि अपने पास होता क्या है कि हमने पढ़ा था कि जो ओर होते हैं, ओर से हम क्या करते थे, मेटल को निकालते थे, ओर से मेटल को एक्सट्रैक्ट करते थे। और मेटल के निकालने के बाद अगर इम्प्योरिटी रह जाती हैं, फिर इसके बाद भी हम क्या करते हैं, इसको दोबारा से प्यूरिफिकेशन करते हैं इसकी। तो फिर से अपने को क्या करनी पड़ती है, प्यूरिफिकेशन करनी पड़ती है और प्यूरिफाई करना पड़ता अगर यहाँ पर अच्छे से अपने को मेटल ना मिले तो। अब यहाँ से यहाँ तक की जो प्रोसेस पड़ी थी उसमें अपने पास कुछ एक आई थी, जैसे कि पहली प्रोसेस थी बेनिफिकेशन ऑफ ओर था, बेनिफिकेशन ऑफ और था। बेनिफिकेशन ऑफ और पढ़ा था हमने, उसके अंदर हमने अलग अलग प्रोसेस पढ़ी थी। यहाँ पर ही हमने क्या पढ़ा था, कैल्सिनेशन क्या होता है, रोस्टिंग क्या होता है, इसी के अंदर थी वे चीज़ें। इसके अलावा और अगर हम बात करते हैं, इस मेटल का निकालना और से क्या कहलाता था अपने पास, मेटलर्जी कहलाता था। मेटलर्जी कहलाता था अपने पास। ठीक है, मेटलर्जी कहलाता था। अब चलो मान लिया अपने पास ये सब चीज़ें प्रोसेस होती, तो मेटलर्जी में भी तो अपने पास अलग अलग और प्रोसेस होती होंगी। तो मेटलर्जी में अपने पास कौन कौन सी प्रोसेस होती है, जैसे कि इसी तरफ से लिखना पड़ेगा, मैं दूसरा मार्कर ले लेता हूँ। मान लिया अपने पास मेटलर्जी में कौन कौन सी है, एक पायरो मेटलर्जी है, पायरो मेटलर्जी है। ठीक है, दूसरा अपने पास कौन सी हो सकती है, अपने पास हाइड्रोमेटलर्जी हो सकता है, दूसरा हाइड्रोमेटलर्जी हो सकता है। तीसरा अपने पास कौन सा होता है, इलेक्ट्रोमेटलर्जी, इलेक्ट्रोमेटलर्जी हो सकता है। समझ में आया। देखिए मैंने क्या कहा कि इससे पहले जो हमने कैल्सिनेशन और रोस्टिंग पढ़ी थी, तो बेनिफिकेशन ऑफ ओर के अंदर ही वो प्रोसेस थी, जहाँ पर हम क्या करते थे, पहले ऑक्साइड में कन्वर्ट कर लेते ताकि आसान काम हो जाए अपना। तो हमने कहा कि इस मेटल को एक्सट्रैक्ट करना, हमने कई स्टार्टिंग से पढ़ते आए, उस प्रोसेस को बोलते हैं मेटलर्जी। मेटलर्जी के अंदर भी अलग अलग से प्रोसेस होती है, पायरोमेटलर्जी होता है, हाइड्रोमेटलर्जी होता है, इलेक्ट्रोमेटलर्जी होता है। तो ये पायरोमेटलर्जी अभी हम पढ़ेंगे क्या होता है। हाइड्रोमेटलर्जी मतलब पानी का यूज़ करके हम क्या करेंगे, मेटल को निकालेंगे कहीं ना कहीं से, और से ही निकालेंगे। और इलेक्ट्रोमेटलर्जी होगा, इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करके हम क्या करेंगे, मेटल को निकालेंगे। तो ये सब चीज़ें थी अपने पास। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, अपने पास क्या होता है, कहाँ गया, ठीक है। तो बेनिफिकेशन ऑफ ओर में क्या था अपने पास, कौन कौन सी प्रोसेस पढ़ी थी हमने बेनिफिकेशन में। बेनिफिकेशन में हमने क्या कौन सी प्रोसेस पढ़ी थी, एक प्रोसेस पढ़ी जिसको हम रोस्टिंग थी। दूसरा अपने पास कौन सी पढ़ी थी, कैल्सिनेशन पढ़ी थी। ठीक है, तीसरी अपने पास इसी के अंदर एक प्रोसेस आती है जिसको नाम बोलते हैं स्मेल्टिंग, स्मेल्टिंग। ठीक है, ये पढ़ी थी हमने। रोस्टिंग में हमने क्या पढ़ा था, अपने पास था कुछ एक रिएक्शन थी प्रेजेंस ऑफ O2 में करवाते, जैसे कि अपने पास कोई और था ZnS + O2 था, हमने ऑक्साइड में कन्वर्ट कर लिया था, इसको क्या बना लिया था, ZnO ऑक्साइड बना लिया था, प्लस SO2 गैस की फॉर्म में बन के बाहर निकल जाती है।
इसी प्रकार से कैल्सिनेशन में हमने क्या किया था, एब्सेंस ऑफ O2 में काम करवाया था और ऑक्साइड बना लिया था। अब स्मेल्टिंग की बारी आती है। स्मेल्टिंग क्या कहता है? स्मेल्टिंग भी एक ऐसी प्रोसेस होती है। अब हमने क्या पढ़ा कि यहाँ से इन दोनों प्रोसेस से ऑक्साइड बना लिया था हमने, इन दोनों प्रोसेस से क्या बना लिया था, ऑक्साइड बना लिया था। अब ऑक्साइड से, अब अपने पास ऑक्साइड से हम मेटल को निकालेंगे। क्या करेंगे, इस ऑक्साइड से इस मेटल को सेपरेट कर लेंगे। तो ये सेपरेट करना क्या कहलाता है, स्मेल्टिंग ही होता है एक प्रकार से। अब हम इसको सेपरेट कैसे कर सकते हैं, ये अपने पास ऑक्साइड था, अगर मैं कहीं ना कहीं यहाँ पर कोई रिड्यूसिंग एजेंट डालूं तभी मेरे पास ऐसा काम हो सकता है कि मैं ऑक्साइड से किस में कन्वर्ट कर सकता हूँ, मेटल निकाल सकता हूँ। जैसे कि मेरे पास ZnO है, इस ZnO में मेरे को कोई ऐसा रिड्यूसिंग एजेंट डालना पड़ेगा जो कि इसको रिड्यूस करवा दे और किस में कन्वर्ट कर दे, यहाँ पर खाली मेटल छोड़ दे। मान के चलो मैंने इसके साथ रिएक्शन करवा दी, किसकी, रिड्यूसिंग एजेंट मान लिया कार्बन है मेरे पास, ये क्या करेगा, इसके साथ रिएक्ट करेगा और रिएक्ट करने के बाद एक प्रोसेस क्या देगा, प्रोसेस होगी। प्रोसेस के अंदर अपने पास कंपाउंड मिलेगा, जैसे कि यहाँ से Zn अलग हो जाएगा और कार्बन मोनोऑक्साइड बाहर भाग जाएगी। तो अपने पास यही मेटल निकालना था अपने को, तो ये स्मेल्टिंग के अंदर आता है। इसके अलावा अगर मैं बात कर लेता हूँ कि इस प्रकार से आप निकाल सकते हो, या फिर ऐसा हो सकता है अपने पास कि इस प्रकार से निकल गया, और भी हो सकता है अपने पास, मान लिया फिर से और निकालना चाहते हो आप, आपके पास फिर से क्या है, ZnO है। एक बार जब यहाँ से ये हुआ था तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनी थी, ये कार्बन मोनोऑक्साइड दोबारा से भी इसके साथ रिएक्ट कर सकती है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट करेगी तो इसके साथ फिर से ये रिएक्ट करके क्या बना सकती है, Zn अपने को मिल जाएगा, जिंक जैसे कि अपने को निकालना था। और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड भी बाहर भाग सकती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी बाहर भाग सकती है। तो एक तो ये काम हो गया स्मेल्टिंग में। इस तरह से हम ऑक्साइड से क्या निकाल लेंगे, हम ऑक्साइड से मेटल को निकाल लेंगे। अगर अब भी ऐसा हो जाए, अब इसमें भी कुछ ना कुछ कंडीशन डालनी पड़ेगी। ये तो है नहीं कि हम ऐसे ही इसको उठा लिया और यूज़ कर लिया हमने, ठीक है। तो इस स्मेल्टिंग के अंदर, इस स्मेल्टिंग में हम क्या क्या चीज़ यूज़ करते हैं, एक तो रिड्यूसिंग एजेंट का यूज़ किया हमने, ठीक है। एक तो क्या करते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट का यूज़ किया, ठीक है। दूसरा हम इसके अंदर क्या यूज़ करते हैं, एक फ्लक्स का यूज़ करते हैं। किसका, फ्लक्स का। किसका यूज़ करते हैं, फ्लक्स का यूज़ करते हैं। फ्लक्स क्या करता है, फ्लक्स मान लो अब हम क्या कर रहे हैं, इसको, इस कार्बन को इसके साथ ट्रीट करवा के इसको गर्म करके हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड को भगा रहे हैं और अपने पास जिंक मिल रहा है। मान के चलो कि अपने को बहुत ज़्यादा इसको हीट देनी पड़ जाए। अब इतनी सारी हीट तो हम लेके नहीं आ सकते, तो हम क्या करेंगे, कुछ एक फ्लक्स ऐड कर देंगे। फ्लक्स के ऐड करने से क्या करेगा, ये फ्लक्स जो मेल्टिंग पॉइंट होता है उस मेल्टिंग पॉइंट को डिक्रीज कर देगा। जो मेटल का मेल्टिंग पॉइंट था उस मेल्टिंग पॉइंट को डिक्रीज कर देगा। मीन्स अगर वो 700-800 केल्विन पर जाके गर्म होता है और पिघलता, वहाँ पर मेल्ट होता है, तो फ्लक्स के डालने से हो सकता है वो जल्दी से मेल्ट हो जाए और अपने पास थोड़ा जल्दी से क्या मिल जाए, मेटल मिल जाए। तो फ्लक्स का यूज इस प्रकार से कर लेते हैं हम, ठीक है। समझ में आया। तो ये सारी चीज़ें थी कि किस प्रकार से हम निकालते हैं। स्मेल्टिंग के अंदर हम क्या करते हैं, जो ऑक्साइड हमारे को यहाँ से रोस्टिंग और कैल्सिनेशन से मिला था, अच्छी तरह से नहीं मिला था मेटल अपने को, यहाँ पर हम कोई रिड्यूसिंग एजेंट का यूज़ करके उस मेटल को निकाल लेते हैं। दूसरा, कभी कभी हम फ्लक्स का भी यूज़ कर देते हैं ताकि मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाए, ठीक है। तो ये चीज़ होती है अपने पास, समझ में आ गया, ठीक है। तो ये था अपने पास प्रोसेस थी, आगे की देख लेते हैं। इस तरह से मिल जाता अपने पास। अब जो फ्लक्स होता है अपने पास, जो फ्लक्स होता है, ये फ्लक्स भी अपने पास दो तरह का होता है, ठीक है। जो अपने पास फ्लक्स होता है, फ्लक्स भी कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का होता है। एक एसिडिक फ्लक्स होता है
और दूसरा बेसिक फ्लक्स होता है। समझ में आ रहा है? एक एसिडिक फ्लक्स होगा, दूसरा बेसिक फ्लक्स होगा। फ्लक्स की हमने क्या प्रॉपर्टी पढ़ी थी? एक तो क्या करता है ये, मेल्टिंग पॉइंट को डिक्रीज करवा देता है, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट को डिक्रीज करवा देता है। और एक और लिख लेते हैं हम, ये इम्प्यूरिटीज को भी रिमूव करवाने के लिए काम आता है। इम्प्यूरिटीज, ठीक है, इम्प्यूरिटीज होती है अपने पास, उनको भी रिमूव करने के लिए काम आता है। मान लिया आपके पास जो ऑक्साइड था, उस ऑक्साइड के अंदर कोई इम्प्यूरिटी रह गई हो, जब आपने कैल्सिनेशन और रोस्टिंग किया था तो हो सकता कुछ ना कुछ इम्प्यूरिटी और रह जाए, तो उस इम्प्यूरिटीज़ को बाहर भगाने के लिए भी हम फ्लक्स का यूज़ करते हैं। तो हमने दो इसके फंक्शन पढ़ लिए हैं, एक तो मेल्टिंग पॉइंट को डिक्रीज कर देगा, दूसरा इम्प्यूरिटीज़ को भी बाहर भगाने के लिए काम आएगा, रिमूव करवाने के लिए काम आएगा। अब अपने पास एसिडिक फ्लक्स होता है और एक बेसिक फ्लक्स होता है। ये एसिडिक और बेसिक किसके ऊपर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है किसके ऊपर? इम्प्यूरिटीज़ के ऊपर। किसके ऊपर? इम्प्यूरिटीज़ के ऊपर। अगर अपनी इफ impurities आर एसिडिक, अगर अपनी इम्प्यूरिटी एसिडिक है, देन फ्लक्स विल बी बेसिक। तो अपना जो फ्लक्स होगा वो कैसा होगा? बेसिक होगा। अगर इम्प्यूरिटीज अपनी बेसिक हैं तो अपना जो फ्लक्स होगा वो कैसा होगा? एसिडिक होगा। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। मैंने क्या कहा? एसिडिटी और बेसिसिटी फ्लक्स की किसके ऊपर डिपेंड करती है? अपने पास जो इम्प्यूरिटीज होती हैं उसका कैसा नेचर है, वो एसिडिक है या नहीं है, वो बेसिक है या नहीं है। अगर वो एसिडिक है तो अपना जो फ्लक्स होगा वो कैसा मिलेगा? बेसिक मिलेगा। अगर अपने पास इम्प्यूरिटीज बेसिक हैं, उनका नेचर बेसिक है, तो अपने पास फ्लक्स कैसा मिलेगा? एसिडिक मिलेगा। तो ये बात थी अपने पास कि इस तरह से इम्प्यूरिटीज होती हैं। इसके अलावा अगर मैं बात कर लेता हूँ, जो अपने पास एसिडिक इम्प्यूरिटीज होती हैं, जो एसिडिक इम्प्यूरिटीज होती हैं, ये आप ध्यान रख सकते हो किसके अंदर मिलती हैं? नॉन मेटल ऑक्साइड्स होते हैं। ये क्या होते हैं? नॉन मेटल ऑक्साइड्स होते हैं, ठीक है। इसके अंदर अगर हम बात करते हैं जैसे कि SiO2 हो सकता है, नॉन मेटल है, SiO2 है, ये मिल सकता है आपको इम्प्यूरिटीज के फॉर्म में। इसके अलावा P4O10 मिल सकता है, ये हो सकता है। अगर मैं बेसिक इम्प्यूरिटीज़ की बात करूं, जैसे कि यहाँ पर नॉन मेटल ऑक्साइड थे, यहाँ पर कौन सी मिलेगी आपको? मेटल ऑक्साइड मिलेंगे, ठीक है। आपको क्या मिलेगी यहाँ पर? इम्प्यूरिटीज मेटल ऑक्साइड वाली मिलेंगी। जैसे कि अपने पास कौन सी इम्प्यूरिटी हो सकती है? CaO की हो सकती है, FeO की हो सकती है, और MnO की इम्प्यूरिटीज मिल सकती हैं आपको। तो ये इम्प्यूरिटीज आपको इस तरह से मिल सकती हैं। तो समझ में आया क्या कह रहा हूँ? मैंने कहा कि हम स्मेल्टिंग के अंदर क्या करते हैं? एक तो रिड्यूसिंग एजेंट को डालते हैं ताकि उसको रिड्यूस करके बाहर निकाल सके। दूसरा हम फ्लक्स का यूज़ कर लेते हैं ताकि वो उस मेटल के मेल्टिंग पॉइंट को नीचे ले आए और हमारे को जल्दी से क्या मिल जाए? मेटल मिल जाए। और फ्लक्स एक काम और आता है, इम्प्यूरिटीज़ को भगाने के काम आता है। अब जो फ्लक्स होता है वो दो प्रकार का होता है, एक एसिडिक होता है, दूसरा बेसिक होता है। एसिडिक फ्लक्स आपको तब मिलेगा जब आपकी बेसिक इम्प्यूरिटी होंगी, बेसिक आपको जब मिलेगा जब आपकी एसिडिक इम्प्यूरिटी होंगी। बेसिक इम्प्यूरिटी का मतलब आपके पास मेटल ऑक्साइड का होना, Ca हो सकता है, Fe हो सकता है, MnO हो सकता है। और एसिडिक इम्प्यूरिटीज़ का मतलब आपके पास नॉन मेटल ऑक्साइड्स का होना, SiO2 और P4O10 हो सकता है आपके पास। तो ये सारी इम्प्यूरिटीज़ थी और ये फ्लक्स अपने को इस प्रकार से मिलता है। तो हम ऐसा क्यों करते हैं? हम इस तरह की क्यों इम्प्यूरिटी लेते हैं? हम इस तरह की इम्प्यूरिटीज़ और फ्लक्स इसलिए लेते हैं ताकि एसिड बेस मिलके कोई ऐसा कंपाउंड तैयार कर दे जिसको कि निकालना आसान हो जाए, जिसको निकालना आसान हो जाए अपने पास, और मेटल अपने को अच्छे से मिल जाए। इसलिए हम इन इम्प्यूरिटीज़ का यूज़ करते हैं, क्योंकि अगर इम्प्यूरिटीज़ है इनके साथ तो फ्लक्स क्या करेगा? इन इम्प्यूरिटीज़ को भगाने के लिए काम आएगा। बेसिक इम्प्यूरिटीज़ को भी भगाने के लिए काम आता है। यही हमने पढ़ा था कि फ्लक्स क्या काम करवाता है? इम्प्यूरिटीज़ को भगाता है, रिमूव करवाता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि अपने पास एसिडिक और बेसिक फ्लक्स होता है।
समझ में आ गया? ठीक है, जैसे कि मैं बात कर लेता हूँ अपने पास हमने SiO2 ले लिया, SiO2 है अपने पास जो कि नॉन मेटल ऑक्साइड था, मतलब एसिडिक इम्प्यूरिटी थी। तो हम इसके साथ एसिडिक इम्प्यूरिटीज़ के साथ क्या लेंगे, एक बेसिक फ्लक्स लेंगे जो कि अपने पास मान लिया CaO ले लिया हमने, क्या करेंगे, बेसिक फ्लक्स ले लेंगे। जब ये दोनों मिलेंगे आपस में आसानी से मिल जाएंगे, ठीक है। तो हमने कहा कि जब अपने पास एसिडिक इम्प्यूरिटी होंगी तो बेसिक फ्लक्स होगा अपने पास। जब ये आपस में मिलेगा अपने पास तो एक कंपाउंड बना लेगा, जैसे कि अपने पास यहाँ से बन जाएगा CaSiO3, ये बन जाता है, ठीक है। कैल्शियम सिलिकेट बन जाता है। जो कैल्शियम सिलिकेट बना अपने पास, इसको बोलते हैं स्लज। क्या बोलते हैं? स्लज बोलते हैं, SLAG, ठीक है, SLAGE, स्लज बोलते हैं इसको। अब जो ये स्लज होता है ये क्या काम करता है, ये मेटल से थोड़ा सा हल्का होता है। ये जो स्लज होता है ये मेटल से थोड़ा हल्का होता है, ये बन के तैयार हो जाता है। तो इसी प्रकार से अब अपने पास क्या होगा, सपोज करो कि अपने पास हमने मेटल को भी पिघला रखा है, मेटल भारी होगा तो नीचे मिल जाएगा, और जो स्लज होगा जो कि किसके साथ, इम्प्यूरिटीज़ के साथ मिलके, जो कि इम्प्यूरिटीज़ के साथ मिलके क्या करेगा, अपने को ऊपर मिल जाएगा, जिसको कि हम स्लज बोलते हैं। इस स्लज को हम बाहर निकाल देंगे और अपने को जो नीचे था वो मेटल आसानी से मिल जाएगा। अब ये जो मेटल है ये अपने को मिल चुका है, इस मेटल का हम यूज़ कर सकते हैं। बाई चांस ऐसा हो जाए कि इसके अंदर भी कुछ ना कुछ इम्प्यूरिटी फिर भी रह जाए, तो हम इसका आगे चल के हम आगे की तरफ और प्रोसेस पढ़ेंगे जिसके अंदर इसको और भी प्योरीफाई करेंगे। तो यही थी अपने पास, इसी प्रकार से इस मेटल का निकालना उसके ऑक्साइड से क्या कहलाता अपने पास प्रोसेस होती है। इसी प्रोसेस को हमने क्या कहा था, हमने एक नाम दिया था स्टार्टिंग में, बोला था पायरोमेटलर्जी। इसी को हम क्या बोलते हैं, पायरोमेटलर्जी। समझ में आ गया? इसको हम क्या बोलते हैं, पायरोमेटलर्जी। इसी सारी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, पायरोमेटलर्जी कहते हैं। समझ में आ गया होगा, है ना? तो फ्लक्स इस प्रकार से काम करता है और इम्प्यूरिटीज़ को भगा देता है। तो हमने बताया एसिडिक फ्लक्स कब होगा और बेसिक कब होगा, तो इस प्रकार से आप इसको देख सकते हो। ठीक है, कर लोगे? चलिए, इसके बाद एक टॉपिक अपने पास हाइड्रोमेटलर्जी। इसके बाद एक टॉपिक अपने पास हाइड्रोमेटलर्जी। देखिए हाइड्रोमेटलर्जी क्या कहता है, हाइड्रोमेटलर्जी जो कभी कभी अपने पास और मिलता है, कभी कभी जो अपने पास और होता है उसमें ज़्यादा अमाउंट में मेटल नहीं होता। जब अपने पास और मिला उस और से ही तो हम क्या करते हैं, मेटल को निकालते हैं। तो कभी कभी अपने पास जो मेटल जो और होता है उसके अंदर ज़्यादा अमाउंट में मेटल नहीं होता, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इस प्रोसेस का यूज़ करते हैं। इस प्रोसेस में होता क्या है कि हम जो पाउडर और में कन्वर्ट कर लेंगे, पहले तो इसको किस में कर लेंगे, पाउडर और में, पाउडर और बना लेंगे। पाउडर और बनाने के साथ हम क्या करेंगे, यहाँ पर कोई ऐसा रिएजेंट डालेंगे, कोई ऐसा केमिकल डालेंगे, सूटेबल केमिकल सॉल्यूशन डाल देंगे कोई। ठीक है, यहाँ पर किसी केमिकल का यूज़ कर लेंगे। ये केमिकल और ये पाउडर और मिलके क्या बना लेगा, अपने पास एक सोल्ट बना लेगा। क्या बना लेगा, सोल्ट बना लेगा, जो कि सोल्ट किस में सोल्यूबल होगा, वाटर में। किस में होगा, सोल्यूबल होगा। ठीक है, जैसे कि हम अब अपने को क्या चाहिए था, ये जो सोल्ट मिला है, अब अपने को इसी का काम रह जाएगा, क्योंकि इसी के अंदर अपने पास क्या होगा, मेटल होगा, जिस मेटल को हम निकालना चाहते हैं। तो हाइड्रोमेटलर्जी में हमने क्या कहा कि अपने पास कभी कभी इतनी ज़्यादा अमाउंट में मेटल नहीं होता, तो हम क्या करते हैं, इस प्रोसेस का यूज़ करते हैं और पहले हम अपने जो और होता है उसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं,
जैसा कि हमने स्टार्टिंग वाली प्रोसेस में पढ़ा था, जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं उनको हम पीस लेते हैं, ठीक है, जाकर्सर की हेल्प से। फिर उसको हम कोई केमिकल में डाल देते हैं। केमिकल में डालने के बाद अपने पास क्या होता है, सोल्ट बना लेता है वो। सोल्ट बनाने के बाद जो सोल्ट होता है उस सोल्ट का अपने पास काम रहेगा, इसी से अपने को क्या निकालना है, मेटल को एक्सट्रैक्ट करना होता है। चलिए बात कर लेते हैं। सपोज मान लिया अपने पास CuO का पाउडर था, कॉपर ऑक्साइड का पाउडर था अपने पास, हमने H2SO4 डाल दिया। क्या डाल दिया, H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाई तो अपने पास CuSO4 मिल जाएगा प्लस H2O मिल जाएगा। जो CuSO4 मिलेगा यही अपने पास साल्ट मिलेगा। समझ में आ गया, ये क्या मिलेगा, साल्ट मिलेगा। इसी में से अपने को क्या निकालना है, इस कॉपर को निकालना है। एक और प्रोसेस लिखी है मैंने, Ag2S अपने पास, Ag2S अपने पास, इसको हम जब NaCN के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो अपने पास एक कंपाउंड मिलता है AgCN का 4 टाइम्स और नेगेटिव चार्ज, ये अपने पास मिलता है 2 टाइम्स है, सॉरी 2 टाइम्स है। समझने के लिए अभी बता रहा हूँ कैसे क्या है ये, बाद में हम इसकी बैलेंस एक इक्वेशन भी लिखेंगे। जब ये इसके साथ रिएक्ट करेगा तो अपने पास कुछ ऐसा कंपाउंड बना लेगा और साथ के साथ में Na2S बच जाएगा अपने पास, ये बाहर भाग जाएगा, इसको हम अलग से निकाल लेंगे। जब ये बचेगा अपने पास, अब अपने को निकालना क्या है, इस मेटल को निकालना था। अब ये अपने पास एक कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में, एक साल्ट की फॉर्म में मिल जाता है। अब ये साल्ट होता है, इसको तो हम निकालना चाहते हैं। निकालेंगे कैसे कि हम इसमें कोई ऐसा एलिमेंट डाल दे या फिर ऐसी कोई चीज़ का यूज़ कर दे जो कि अपने को इसको निकाल के दे दे। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसका रिडक्शन करवा देंगे। और रिडक्शन किससे करवा देंगे, जिंक से करवा देंगे। जिंक क्या करेगा, इसको भगा देगा यहाँ से और अपने पास एक कंपाउंड मिल जाएगा। यहाँ से Ag अपने को अलग मिल जाएगा प्लस ZnCN4 2 नेगेटिव, ये अपने पास एक कंपाउंड मिल जाएगा। इसकी अपने को रिक्वायरमेंट है नहीं, अपने को क्या निकालना था, यहाँ से Ag निकालना था। हम इस प्रकार से निकाल सकते हैं। तो यही प्रोसेस होती है अपने पास हाइड्रोमेटलर्जी कि हमने यहाँ पर जब भी साल्ट बनाएंगे, यहाँ पर भी अपने पास क्या करेंगे, हम पानी का यूज़ कर लेंगे और अपने पास मेटल होगा उसको निकाल लेंगे। समझ में आ गया। तो ये थी अपने पास हाइड्रोमेटलर्जी की प्रोसेस। अगर मैं इसकी बैलेंस इक्वेशन, ये मैंने जस्ट समझाने के लिए आपको बताया था कि आपके पास कोई पाउडर और होगा, उसको आप किसी केमिकल के साथ मिलाओगे और एक कॉम्प्लेक्स तैयार कर लोगे। उस कॉम्प्लेक्स में से तो अपने को काम रहेगा ही, उस कॉम्प्लेक्स के साथ क्या करेंगे, हम किसी मेटल को रिएक्ट करवाएंगे, रिडक्शन करवा देंगे। रिडक्शन करवाने के बाद अपने पास मेटल मिल जाएगा और जो अपने पास एक्स्ट्रा का जो कंपाउंड था उसको हम बाहर भगा देंगे। ठीक है, हमारे को यही चाहिए था, वो मिल जाएगा अपने को। तो ये प्रोसेस होती है अपने पास कि किस प्रकार से हम मेटल को निकाल सकते हैं। अब अगर मैं बैलेंस पूरी रिएक्शन की, बैलेंस रिएक्शन की बात कर लूँ तो मेरे पास रिएक्शन कैसे होगी हाइड्रोमेटलर्जी में, मैं इसी रिएक्शन की बात करता हूँ। तो 2AgCN 2 नेगेटिव प्लस जिंक, यही थी अपने पास। तो यहाँ से मिलेगा अपने को 2Ag प्लस ZnCN4 और यहाँ पर है अपने पास 2 नेगेटिव। ठीक है, यही चीज़ थी अपने पास, ये मिल जाता है। तो ये प्रोसेस थी अपने पास हाइड्रोमेटलर्जी। और हमने पहली बात की थी किसकी, पायरोमेटलर्जी की, फिर हमने हाइड्रोमेटलर्जी की बात की। इससे अगला जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमेटलर्जी का। ठीक है, आज के लिए इतना ही। हम किस प्रकार से मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं वो चीज़ हमने देखी। एसिडिक फ्लक्स क्या होता है, बेसिक फ्लक्स क्या होता है, कैसे उनका यूज़ होता है, वो चीज़ हमने पढ़ी। तो ये था अपने पास एक टॉपिक। तो मिलते हैं हम अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।